Hello and welcome to Physics Hacks. This is the chapter number 1 of History Class 9 French Revolution. बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस वीडियो की डिमांड की। थोड़ा सा लेट हो गया बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब इसको हम बहुत अच्छे से आराम से कवर करेंगे, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 से, ठीक है। अब स्टार्ट हुआ था इसका मतलब ये नहीं कि 1789 से स्टार्ट हो गया, सबको पता चल गया अच्छा फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। रिवॉल्यूशन कोई भी स्टार्ट होता है तो पता नहीं चलता कि स्टार्ट हुआ, जब वो होता है, हो जाता है, फिर हम देखते हैं अच्छा ये हुआ, तो लगता है कि अच्छा रिवॉल्यूशन हुआ। अच्छा, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब कोई भी बहुत बड़ा सोशल या पॉलिटिकल चेंज जो बहुत कम टाइम में आया हो, ठीक है। बहुत कम टाइम में आया, जिसको लाने में यूजुअली हजारों साल लगते, बट वो बहुत कम समय में आ गया। 2 साल, 10 साल, 20 साल में भी आ गया तो भी वो रिवॉल्यूशन है। 50 साल में भी आया बट उस चेंज को आते आते 1000 साल लगते, पर वो चेंज 100 साल में आ गया, तो वो क्या है? रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। 14 जुलाई 1789, सिटी ऑफ पेरिस। हम पेरिस की बात कर रहे हैं। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहले हम पेरिस पहुंच जाते हैं, आईफिल टावर के पास, ठीक है। लेकिन अभी तक आईफिल टावर बना नहीं था, तो ये मत सोचना पेरिस इमेजिन कर लिया और आईफिल टावर बना हुआ है। अभी तक आईफिल टावर नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो 1789 में हम पहुंच चुके हैं पेरिस के, और उस टाइम पूरे पेरिस में एक र्यूमर फैला। र्यूमर का क्या मतलब होता है? अफवाह, ठीक है। अफवाह, एक झूठी अफवाह उड़ गई। अफवाह क्या उड़ी? कि जो आर्मी है वो सिटीजन्स पे गोलियां चलाने वाली है। क्यों? क्योंकि राजा को हम लोग पसंद नहीं है, तो राजा चाहता है सबको मरवा दें और आर्मी को भेज दिया है गोली चलाने के लिए। अब कोई भी सिटीजन होगा वहां का रहने वाला, वो शांति से बैठ के वेट तो नहीं करेगा कि अच्छा आओ हमें मार दो। तो उन्होंने क्या किया? 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form people's militia. वो लोग क्या किए? टाउन हॉल के आस यहाँ इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने डिसाइड किया क्या कि हम एक पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे। मिलिशिया मतलब क्या होता है? मिलिशिया एक ग्रुप होता है, लड़ने वाला ग्रुप, ठीक है। मिलिशिया का मतलब होता है लड़ाका। तो उन लोगों ने डिसाइड किया ठीक है, मारने आएंगे मारो, हम भी लड़ेंगे और बढ़िया से लड़ेंगे, बढ़िया मुंह पूछ के भेजेंगे, ठीक है। अब लड़ने के लिए तो तैयार हो गए, 7,000 लोग भी आ गए। लड़ेंगे किससे? लड़ने के लिए बंदूक चाहिए, कुछ बम बारूद चाहिए। तो उसके लिए उन लोगों ने नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इन्वेड किया, गए अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ने लगे, घुस गए कि अच्छा देखें यहाँ बंदूक रखे हो क्या, अच्छा यहाँ बंदूक नहीं है, चलो दूसरे वाले में चलते हैं। और वो करते गए, ठीक है। वो बंदूकें खोजने, बम बारूद खोजने, एक दूसरे अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अटैक करते रहे। और कुछ लोग कहां चले गए? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। कुछ लोग सिटी के ईस्टर्न पार्ट में चले गए और क्या किया? जो फोर्ट्रेस प्रिजन था, फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब, प्रिजन का मतलब होता है जेल, ठीक है। प्रिजन मतलब जेल, और फोर्ट्रेस का मतलब होता है किला, ठीक है। किला, तो जो किला है, फोर्ट है, उसमें एक जेल बना के रखी गई है। अब लोगों को लगा था ना कि देखो ये किला क्या होता है, जो फोर्ट होता है ना, वो एक राजा का बहुत स्ट्रांग पॉइंट होता है। तभी लोग कहते हैं हमने किला फतेह कर लिया, ठीक है। किला उखाड़ दिया, आरा जिला उखाड़ दिलिस किला, ठीक है। तो ये जो किला है, उस किले पे इन्होंने अटैक किया। क्यों? क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट जगह थी, तो यहां बंदूक जरूर मिलेगी, और यहां नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी, ठीक है। अब वो लोग बेस्टाइल में घुस गए और उनकी लड़ाई हो गई वहां के कमांडर से, और उस लड़ाई में कमांडर मर गया, ठीक है। अब कमांडर मर गया, उसके बाद वहां पर जितने कैदी थे उनको रिलीज कर दिया गया। बट कैदी कितने? ज्यादा नहीं थे, 7 ही लोग थे, 7 को आजाद करा दिया इन लोगों ने। अब ये जो बेस्टाइल था, वो उससे सब लोग नफरत करते थे, किसी को भी बेस्टाइल पसंद नहीं था। क्यों नहीं पसंद था बेस्टाइल? वाई? क्योंकि बेस्टाइल देखो एक फोर्ट था। फोर्ट मतलब एक राजा का सिंबल होता है।
कोई राजा कब रहेगा राजा, जब ऐसे कह लो उसका सिंहासन दिखे या उसका किला दिखे, उसका महल दिखे, तो सेम बेस्टाइल दिखता था लोगों को कि ये एक राजा का सिंबल है। तो वहां वो क्या करते थे, उसको, उससे सब नफरत करते थे, क्योंकि बेस्टाइल क्या दिखाता था, राजा की डेस्पोटिक पावर। ठीक है, डेस्पोटिक पावर, डेस्पोटिक पावर का मतलब है, डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश। ठीक है, राजा है बट राजा के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, और राजा के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं, राजा जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, इसलिए बेस्टाइल उस राजा का सिंबल हुआ करता था और सब बेस्टाइल से नफरत करते थे। अब जब बेस्टाइल टूटा तो लोगों में खुशी होगी, जिस चीज से नफरत करें वो चीज खत्म हो गई, तो सब उसकी खुशी में जश्न मनाए और द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश, वो पूरा फोर्ट्स को डिमोलिश कर दिया गया। ये है बेस्टाइल, और इसको तोड़ ताड़ दिया गया। और उसके बाद जो इसके ईंटें थी, टूटी हुई ईंटें थी, कुछ मलबे पड़े हुए थे, महल का कुछ भी पार्ट गिरा हुआ है, तो लोग उसको उठा उठा के ले गए, उस सोवेनिर की तरह उसे सेव कर लिए। किस लिए? सोवेनिर क्या होता है, जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने, जैसे हम ताजमहल गए घूमने, और ताजमहल में कुछ हमें उस एरिया का लोकल मिल रहा था, या कोई हैंडमेड पेंटिंग थी ताजमहल की, हम वो उठा के ले आए। क्यों उठा के लिया खरीद के? क्योंकि हम चाहते हैं हम उस चीज को, उसको देखें तो याद है, अच्छा हम ये गए थे ताजमहल ना, तो वहां से खरीद के लाए थे। तो सेम लोगों ने ये जो फोर्ट्रेस टूटा तो इसके ईंटों को, पत्थरों को उठा के ले आए और इसको नीलाम भी किया, मार्केट में बेचा भी, बहुत महंगा बेचा। जो लोग चाहते थे कि हम इसको सेव करके रखेंगे, याद को अपने बच्चों को दिखाएंगे, देखो बेटा हम ना उस दिन वहां गए थे, उसको उखाड़ के फेंक दिए। ठीक है, तो अपने पापा को कम समझे हो क्या? हम अपने बचपन में बहुत कुछ किए हैं, तो ये सब दिखाने के लिए काम आता। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। उसके बाद के जो दिन आए ना, पेरिस में और दंगे होने लगे। राइटिंग का मतलब होता है दंगा। ठीक है, दंगा, राइटिंग का मतलब है दंगा। और कंट्री साइड का मतलब होता है शहर के बाहर वाली चीजें। ठीक है, शहर के साइड वाली चीजें। कंट्री साइड का मतलब सिटी से दूर, जैसे गांव में, वहां पर भी क्या होने लगा, बहुत ज्यादा दंगे होने लगे। ठीक है, उसी इंसिडेंट के बाद। और इसका एक और रीजन था, द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड था उसकी कीमत ज्यादा बढ़ गई थी, महंगाई के लिए भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये जो चल रहा था ड्रामा वो चल ही रहा था। तो ये हुआ कब? 14 जुलाई को। ठीक है, एंड ईयर वॉज 1789। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अब जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, बट हिस्टोरियंस ने मच लेटर, बहुत बाद में देखा। क्या देखा कि इस इवेंट की वजह से, ये बेस्टाइल जो टूटा उसकी वजह से एक चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हुए। चेन ऑफ इवेंट्स मतलब बेस्टाइल टूटा तो दंगे हुए, दंगे हुए तो कुछ और हुआ, कुछ और हुआ तो उसके बाद कुछ और हुआ, और ऐसे करते करते एक फाइनल चीज आई। तो हम इसको देखते हैं। When historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events. एक chain of events start हुआ इस इंसिडेंट से, that ultimately led to the execution of the king in France. और ये इवेंट, एक अफवाह उड़ी, उस अफवाह के लिए लोग अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए बंदूकें खोजने गए, उसकी वजह से बेस्टाइल टूट गया, और धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ने लगे, दंगे होने लगे, और धीरे धीरे ये कहां तक गया, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस के किंग था उसको मार दिया गया। एक अफवाह से उड़ी हुई चीज पूरे इंपायर के किंग को ही खत्म कर दी। ठीक है, दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। जब ये बेस्टाइल वाला इंसिडेंट हुआ था तब किसी को नहीं लगा था कि ये इंसिडेंट इतनी बड़ी होगी। ठीक है, और रूमर्स बहुत तेज फैलते हैं। एक फेमस कहावत है कि जब तक सच अपने जूते पहनता है, झूठ दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन? कैसे हुआ ये? उस बेस्टाइल से ये सारी चीजें हुई, और क्यों हुआ, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ये थी स्टोरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, कहां से स्टार्ट हुआ। ये एक बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड क्या, एक स्टोरी थी, जैसे मूवी में स्टार्टिंग में एक सीन दिखा देते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं चलो अच्छा आप पीछे चलते हैं, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये वो सीन था। अब देख लिए क्या हुआ था। अब हम समझते हैं ये सीन है क्यों, क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे समझते हैं।
ठीक है। अब हम आते हैं फ्रेंच सोसाइटी। अब जो भी जड़ थी इन सब की, लोगों के अंदर अगर रिसेंटमेंट है, मतलब गुस्सा है किसी के प्रति, तो हमको पहले समझना चाहिए स्ट्रक्चर, क्यों है गुस्सा, हमें मेन कॉज जानना है। और वो कॉज था फ्रेंच सोसाइटी में, जो फ्रेंच सोसाइटी का सेटअप था वही गुस्से का बहुत बड़ा कारण था। देखते हैं इन द ईयर 1774। अब हम पास्ट में आ गए और स्टार्टिंग से कहा था स्टार्ट करेंगे तो और पीछे आ गए। 1774 में लुइस 16 जो कि सिर्फ 20 ईयर ओल्ड प्रिंस था, किस डायनेस्टी का था, बर्बन डायनेस्टी का, जो बिस्कुट खाते हो, वो थ्रोन पे बैठा, मतलब गद्दी पे बैठा, वो राजा बन गया। ठीक है, फ्रांस का राजा बन गया, सिर्फ 20 साल की उम्र में, छोटा लड़का था। मतलब तुम लोग अगर अभी 9th में, तुम लोगों से 4-5 साल बड़ा था और वो राजा बन गया। ठीक है, और उसकी वाइफ थी मैरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस थी। ठीक है, अब ये जब राजा बना तो इसको क्या मिला, एम्प्टी ट्रेजरी। जो फ्रांस में राजा तो बना दिया गया देश का, पर जब राजा बना तो देख रहा है खजाने में कुछ है ही नहीं, खजाना खाली है। और खाली क्यों है खजाना, क्योंकि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। इसके पहले बहुत लंबे वॉर चल रहे थे, जिसकी वजह से वो सारा पैसा वॉर में चला गया और अब इनके पास कुछ खास बचा नहीं था। ठीक है, इसके बाद एक तो पैसा नहीं है खर्च करने को, उसके बाद मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट वर्सेल्स। वर्सेल्स में एक पैलेस था राजा का, बहुत बड़ा पैलेस था, उसको मेंटेन करना। ठीक है, अब जैसे ये होता है ना, हाथी खरीदना मुश्किल नहीं है, हाथी को पालना मुश्किल है। तो सेम चीज, पैलेस है बहुत बड़ा, वो बनवाना मुश्किल नहीं है, वो पैलेस है, अब उस पैलेस को चलाना मुश्किल है। वहां पर जितने नौकर चाकर लगे हैं, अब बहुत बड़ा है तो बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, उनको पैसा देना है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो पहले ही पैसे की कमी है और पैसे की कमी और बढ़ रही है। और जो जब लुइस 16 थे उसी टाइम में उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट होने के लिए हेल्प किया था, जिसकी वजह से और पैसा लगा था। ठीक है, और 1 बिलियन लिवर्स, 1 बिलियन लिवर लग गए, और उसके ऊपर पहले से ही 2 बिलियन लिवर्स का कर्ज था, 1 बिलियन लिवर का कर्ज और लग गया, क्योंकि वो अमेरिका को भी आजाद कराने लगे। ठीक है, अमेरिका को किससे इन्होंने फ्रीडम दिलाया, ब्रिटेन से। ब्रिटेन इनका फ्रांस का एक दुश्मन था, दोनों आपस में दुश्मन थे, तो इन्होंने ब्रिटेन से लड़के अमेरिकन को फ्रीडम दिलाया। लेंडर्स नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब जो लेंडर्स थे, लेंडर्स का मतलब जो लोग उधार देते हैं। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि फ्रांस की कंडीशन अच्छी नहीं है, फ्रांस के पास पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे डाउट है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ब्याज बढ़ा दिया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया और 10% कर दिया। तो अब जैसे ये 3 बिलियन लिवर्स का इनके ऊपर डेट है, ठीक है, 3 बिलियन का, अब इसका 10%, इसका मतलब 30 मिलियन। ठीक है, 30 मिलियन रुपए, सॉरी 30 मिलियन नहीं, ये तो 1% हुआ, 300 मिलियन, 300 मिलियन लिवर्स इनको देना है, और इससे उनका कोई भी कर्ज कम नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है 300 मिलियन। ठीक है, अब इसकी वजह से बजट में, जो इनका बजट था उसमें इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा हो गए। अब 300 मिलियन देना पड़ेगा किसी को, 30-30 करोड़ लिवर्स, तो उसका बजट तो हिल ही जाएगा, पहले ही उसके ऊपर कर्ज है, मेंटेन करना मुश्किल है, ऊपर से इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ गया। अब इंटरेस्ट पेमेंट जो बढ़ा, अब उसको क्या कैसे लाएंगे, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा, इसकी भरपाई कहां से की जाएगी, एक गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, टैक्स से। अब वो सिटीजन से लेगी टैक्स, तो इन्होंने क्या किया, टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस बट इट वाज नॉट सफिशिएंट। इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए ताकि ये खर्चा चल पाए, बट वो टैक्स बढ़ाने से भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो भी उसके साथ एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अमेरिकन इंडिपेंडेंस पे देखते हैं, ये बुक में नहीं है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही समझाऊंगा अमेरिकन इंडिपेंडेंस की स्टोरी क्या है, थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे एक अमेरिका था,
ठीक है, अच्छा सही बना देते हैं ना अमेरिका, क्यों गंदा सा बनाए। जैसे अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका की डिस्कवरी कैसे हुई? कोलंबस की गलती से। कोलंबस जा रहा था इंडिया खोजने और वो पहुंच गया अमेरिका, ठीक है। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। अब अमेरिका को डिस्कवर किया तो यहाँ पर जो यूरोपियंस थे, कोलंबस भी यूरोपियन था, यहाँ यूरोप है और ये अमेरिका है, ठीक है। अब अमेरिका में लोग कैसे थे? एबोरिजिनल, मतलब आदिवासी टाइप के लोग थे। इनका डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ था, पर यूरोप वाले कुछ ज्यादा ही आगे थे, बहुत एडवांस थे। वो पूरी दुनिया को कब्जा करने के चक्कर में परेशान थे। तो उनको बैठे बैठाए फ्री फोकट का एक जमीन मिल गया, ठीक है, अमेरिका मिल गया। तो अमेरिका का क्या करना है, चलो चल के देखते हैं, रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज होंगे तो उसको लूटते हैं। यही काम था यूरोपियंस का। तो यूरोपियंस आके यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे इन्होंने कॉलोनीज डेवलप कर ली। और कितनी बनाई कॉलोनीज? 13, ठीक है, 13 कॉलोनीज इन्होंने यहाँ पर डेवलप कर ली। और यहाँ के जो लोकल लोग थे उनका कुछ खास रोल बचा नहीं, क्योंकि जो वो इनका अपोज कर भी नहीं पाते। यूरोप टेक्निकली बहुत सुपीरियर था, उनके पास अच्छे हथियार थे लड़ने के लिए। और आधे अमेरिकन तो बेचारे ऐसे ही मर गए, क्योंकि ये यूरोप वाले जब यहाँ गए तो अपने साथ कई सारी बीमारियां ले गए। अब इनकी बॉडी तो इम्यून हो चुकी थी, पर इनकी बॉडी इम्यून नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमेरिकन खुद ही मर गए। और उसके बाद यूरोप के लोग ही यहाँ पर बसे। अब इन्हीं लोगों ने, इन 13 कॉलोनीज में ज्यादा कौन रह रहे थे? यूरोप के लोग। यही यूरोप के लोग यूरोप की एक कंट्री ब्रिटेन के खिलाफ जंग छेड़ दिए। मतलब ये भी यूरोप के, ये भी यूरोप के। यूरोप यूरोप पे रूल कर रहा है, यूरोप यूरोप से फाइट कर रहा है, यूरोप यूरोप को आजाद करा रहा है। और नाम किसका हो रहा है कि अमेरिका लिबरेट हुआ, अमेरिका को आजादी मिली। पर अमेरिका को आजादी क्या मिली? अमेरिका, जो अमेरिका के लोग हैं वो लड़ के किस लिए रहे हैं? यूरोप, यूरोप के ही लोग हैं, यूरोप से ही लड़ रहे हैं और यूरोप से ही आजाद करा रहे हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि अमेरिका में कुछ ऐसा मिला नहीं अमेरिका के लोकल लोगों को। वहां पर अभी भी बोलबाला किसका रहा? यूरोपियंस का रहा, ठीक है। जब अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुआ 4 जुलाई 1776 को, तो उसके इंडिपेंडेंस में एक डिक्लेरेशन दिया गया कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, सभी लोग बराबर हैं, विद अनएलियनेबल राइट्स। अनएलियनेबल मतलब ऐसे राइट्स जिनको छीना नहीं जा सकता, सबको सेम अधिकार मिले हैं। और उस अधिकारों में क्या है? जैसे लाइफ, जीने का अधिकार, आजादी, लिबर्टी, एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खोजने की आजादी, जिसको जिस चीज में हैप्पीनेस मिल रही है वो करे। बट जो अमेरिका के लोग थे उनको इन लोगों ने बना दिया स्लेव। अमेरिका तो आजाद हो गया, बट अमेरिका के लोग उसी कंट्री में स्लेव्स हो रहे। पता होगा तुम्हें, फिर अब्राहम लिंकन ने आके स्लेवरी खत्म कर दी, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रेंच सोसाइटी में टैक्सेस बढ़ा दिए, तब भी पैसा नहीं आया। कोई प्रॉब्लम था? हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम था। फ्रेंच सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था? फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में पार्ट थे क्लर्जी। क्लर्जी मतलब ऐसे लोग जो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, जिसमें पोप वगैरह हो गए, बिशप वगैरह हो गए, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के पोस्ट हैं सब, तो क्रिश्चियंस लोग जो हो गए, चर्च में जो लोग हैं वो। सेकेंड लेवल पे थे नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब किंग के मिनिस्टर्स वगैरह, ठीक है, जो किंग है उनके मिनिस्टर्स, जो किंग इतने मंत्री बना के रखे हैं वो लोग, और उनके बेटे लोग भी, वही नोबिलिटी। क्लर्जी के बेटे लोग क्लर्जी में। फिर है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट मतलब जिसमें बड़े बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स हैं, एटसेट्रा। और फिर पीजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं। आर्टिसंस मतलब जो हाथों से चीजों को बनाते हैं। फिर स्मॉल पीजेंट हैं, लैंडलेस लेबर हैं, और सर्वेंट्स हैं, ये भी हैं। अब जो टैक्स देते थे, सुनना मजे की बात, सबसे ज्यादा अमीर कौन है? क्लर्जी एंड नोबिलिटी। बट टैक्स कौन देता है? थर्ड स्टेट। पूरा टैक्स इनको देना है। और इस टैक्स में 90% ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ पीजेंट्स की है, पीजेंट एंड आर्टिसन। उसमें भी 90% सबसे गरीब है।
अब जब वो कमा ही थोड़ा रहे हैं तो टैक्स कितना दे देंगे? जो अच्छा कमा रहा है उनसे टैक्स लिया नहीं जा रहा है, तब टैक्स कितना भी बढ़ा दें, इनके कमाई से सरकार तो नहीं चल पाती, इनके कमाई से राजा का शासन नहीं चल पाता। ठीक है, ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स was part of the feudal system that dated to the middle ages। ये जो सोसाइटी थी वो एक फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था। फ्यूडल सिस्टम का क्या मतलब होता है? फ्यूडल सिस्टम मतलब जो लैंड से रिलेटेड है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है वो उतना ज्यादा पावरफुल है, और इनके पास जमीन ही नहीं है, लैंडलेस लेबर है। ठीक है, फिर है ओल्ड रेजिम। इस बुक में, इस चैप्टर में मैं कभी भी अगर ओल्ड रेजिम की बात करूं तो इसका मतलब समझ जाना कि हम 1789 के पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1789 के बाद सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उससे बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे। तो इस चैप्टर में हम जब भी ओल्ड रेजिम की बात करेंगे हम 1789 से पहले की बात कर रहे हैं, ये सब 1789 के पहले का है। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीजेंट्स ओन्ड द लैंड दे कल्टीवेटेड। बहुत कम ही पीजेंट्स थे जो जिस जमीन पे खेती कर रहे थे वो जमीन उनकी थी, बहुत कम ही ऐसे लोग थे। 60% of the land was owned by nobles, the church and other richer members of the third estate। 60% लैंड नोबल्स के पास है, चर्च मतलब क्लर्जी के पास है, और ये जो बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स वगैरह, उनके पास है। ठीक है, बट 90% पॉपुलेशन क्या है? पीजेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर रिसेंट रिपोर्ट देखोगे इंडिया के बारे में तो इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया में कंडीशन अभी तक चल रही है कि रिच अमीर हुआ जा रहा है और गरीब हुआ जा रहा है। ठीक है, गरीबों की कंडीशन में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, बट जबकि अमीर जिस स्पीड से अमीर हो रहा है, गरीब उस स्पीड से कभी भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी enjoyed certain privileges by birth। अब इन लोग को ना कुछ प्रिविलेजेस मिलती थी। प्रिविलेजेस मतलब स्पेशल ऑफर, आपके लिए स्पेशल ऑफर है क्या? जैसे क्या क्या स्पेशल ऑफर रहता था? जैसे एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस टू द स्टेट। एक है भाई इनको टैक्स ही नहीं देना है, कमा सबसे ज्यादा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं देना है। अब जो नोबल्स थे वो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे उनके पास, जो नोबल्स थे उनके पास फ्यूडल प्रिविलेजेस है। फ्यूडल मतलब मैंने बताया जमीन से रिलेटेड चीजें। तो फ्यूडल ड्यूज जो होता था विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, इनके पास क्या रहता था? जो पीजेंट्स हैं खेती कर रहे हैं फ्यूड नोबल्स की जमीनों पे, तो खेती करने के बाद ये पीजेंट्स उनको अपना फ्यूडल ड्यूज देंगे, मतलब जमीन यूज करने का पैसा देंगे, किराया देंगे। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। जो पीजेंट्स थे उनकी ड्यूटी थी कि लॉर्ड मतलब जो उनके मालिक हैं उनको सर्विसेज दें। किस तरीके की सर्विसेज? उनके घरों में काम करें, उनके खेतों में काम करें, आर्मी में काम करें, और अगर सड़कें भी बनवानी है तब भी पीजेंट्स उसमें अपना काम करें। समझ पा रहे हो कि कैसा सिस्टम है? इस सोसाइटी का पार्ट कोई बनना चाहेगा? बनना चाहेंगे अगर नोबल बना के भेजा जाए, क्लर्जी बना के भेजा जाए, बट थर्ड स्टेट का पार्ट कोई नहीं बनना चाहेगा, है ना? आगे देखो, द चर्च। अब जो चर्च था वो भी टैक्स लेता था, उस टैक्स को कहते थे टिथिस। याद रखना, टिथिस क्या था? ये एक ऐसा टैक्स था जो चर्च लेता था। ठीक है, और ये कितना होता था? 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। किसी ने भी मतलब अगर 100 kg अपना कोई अनाज उगाया तो उसका 1/10 मतलब 10 kg उसको चर्च को देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज टिथिस। These included a direct tax called taille and a number of indirect tax which were levied on articles of everyday consumptions like salt और tobacco। और इसमें एक डायरेक्ट टैक्स होता था टैले। टैले क्या है? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। टैले एक डायरेक्ट टैक्स है। अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सो द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग activities of the state through taxes was borne by the third estate alone। तो जो भी फाइनेंसिंग मतलब जो भी राजा को पैसे की जरूरत है उसका पूरा बोझ किसके ऊपर आ रहा है? थर्ड स्टेट के पास। ठीक है, अच्छा देखो,
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस दो होते हैं, ठीक है, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का क्या मतलब, डायरेक्ट का मतलब आप डायरेक्ट इसको गवर्नमेंट को दे देंगे टैक्स, ये टैक्स आप सीधे गवर्नमेंट को दे देंगे। कैसे दे देंगे, जैसे गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी सैलरी सपोज करो 15 लाख रुपए पर एनम है, एक साल में अगर आप 15 लाख कमा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट को लेट से 10% दे दीजिएगा, तो वो 10% गवर्नमेंट को सैलरी के साथ ही कट मिल जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। इंडिया में ऐसे टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब सैलरी देते टाइम में वो टैक्स कट जाते हैं, ठीक है। फिर है इनकम टैक्स, फिर है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, सॉरी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स CIT, जो कॉर्पोरेट्स पे लगता है 22%, ठीक है। अच्छा ये 22% का क्या मतलब है, अगर कोई कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रही है सब लेट से 100 करोड़ का, 100 करोड़ का वो प्रॉफिट कमा रही, तो उसमें उसको 22 करोड़ गवर्नमेंट को देना है एज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कभी कभी, ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है इनकम टैक्स बढ़ता जाता है, बट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स फिक्स है 22%। तो इसलिए तुमने कई बार सुना होगा कि कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे अंबानी टाइप लोग हैं, वो सैलरी नहीं लेते हैं, वो सैलरी नहीं लेते, क्यों, सैलरी नहीं रहेगी तो इनकम नहीं रहेगा, और इनकम नहीं रहेगा तो उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में ही वो टैक्स देके खाली हो जाएंगे 22%। अगर वो इनकम टैक्स लेते, मतलब इनकम लेते, सैलरी लेते, तो वो टैक्स 22% से ज्यादा होता, 30% तक इनकम टैक्स पहुंच जाता है, ठीक है। तो सैलरी ना लेने में कोई वो नहीं है कि बहुत क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हो, सैलरी ना लेने में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि बेचारा एकदम सीधा है, डाउन टू अर्थ है, सैलरी नहीं ले रहा है, बिना सैलरी के काम कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पैसा ले रहा है, और सैलरी वो इसलिए नहीं ले रहा है ताकि वो गवर्नमेंट को टैक्स ना दे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे टैक्सेस जो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट नहीं मांगती, गवर्नमेंट मांगती ही नहीं, वो आप दे भी रहे हैं आपको पता भी नहीं है, ठीक है। आपने कोई सामान लिया, जैसे 1000 का सामान लिया और उसमें 28% GST दे दिए, 1280 रुपीज का आपका बिल आया। अब आपको क्या, आपसे पैसा कितना मांगे गया, 1280। अब आपको यही नहीं पता कि उसमें से 280 रुपीज टैक्स है और वो चीज 1000 की ही है, ये है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी प्रोडक्ट लो, जैसे हम पेट्रोल ही भरवा रहे हैं, पेट्रोल जैसे 95 रुपीज पर लीटर है, अब उसमें कितना टैक्स है तुम्हें पता ही नहीं, पर तुम टैक्स दे रहे हो, ठीक है। पेट्रोल पे टैक्सेस अराउंड 80 to 90% है, 80 to 90% टैक्स लगता है पेट्रोल पे। जो पेट्रोल तुम 95 रुपीज पर लीटर ले रहे हो, वो करीब करीब 55-60 रुपीज लीटर गवर्नमेंट को आता है, और उसके ऊपर जितना भी तुम दे रहे हो वो टैक्स दे रहे हो, ठीक है। तो ये दो टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ ऐसे लोग देते हैं जिनकी इनकम क्राइटेरिया ज्यादा है, ठीक है, बट इनडायरेक्ट टैक्स सबको ही देता है, सबको, मतलब गरीब हो अमीर हो सब देंगे, ठीक है। अगर एक बहुत ज्यादा गरीब आदमी हो, वो भी 10 रुपए की कोई चीज खरीदने जा रहा है, तब भी उस पर वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, ठीक है। टैक्सेस के बारे में बाकी बात बाद में करेंगे। अच्छा ये देखो एक कार्टून है, एक पेंटिंग है, जिसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये एक बेचारा पीजेंट है जो फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट के लोगों को अपना टैक्स दे रहा है, अपना शेयर दे रहा है कि ये ले लीजिए मेरा हिस्सा जो हमें आपको देना था। अच्छा यहाँ पर कुछ लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसमें इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलेड, द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक। ये गरीब आदमी है, ये क्या करता है, ग्रेन देता है, अनाज देता है, पैसे देता है, सलाद देता है, फल देता है, बट जो ये मोटा मोटा आदमी यहाँ बैठा हुआ है वो सब लेने को तैयार है, बट इसको देखना नहीं चाहता, ठीक है।
वो उसको देखने के भी काबिल नहीं समझता, पर उसकी सारी चीज लेने के लिए तैयार है। ठीक है, यहां पर देखो क्या लिखा है, द नोबल मैन इज द स्पाइडर एंड द पीजेंट इज द फ्लाई। यहाँ देखो स्पाइडर एंड फ्लाई, एक मक्खी है और एक मकड़ी है। जो ये है ये एक स्पाइडर है, ये मकड़ी है, और ये एक फ्लाई मतलब एक मक्खी है। एंड इस बैग पे लिखा है द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स। जितना इसके पास है उसको उतना और चाहिए, मतलब इसके ग्रेड की कोई सीमा नहीं है, इसका पेट कभी नहीं भरने वाला, उसके पास जितना होगा उसको और चाहिए होगा। ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक एक्टिविटी है, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है। बता दो कि आर्टिस्ट ने नोबल मैन को स्पाइडर क्यों बताया और पीजेंट को फ्लाई क्यों बताया। बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मिडिल क्लास कैसे ग्रो हो रहा है, और जब मिडिल क्लास ग्रो हो रहा है तो वो कैसे ये जो प्रिविलेजेस मिली हैं नोबल को, क्लर्जी को, उसको खत्म करने की बात कर रहा है। मिडिल क्लास चाहता है कि वो चीज खत्म हो जाए। उसके बाद क्या है, सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल जो वहां के लोगों को करना पड़ रहा है, जो फ्रांस के लोगों को करना पड़ रहा है। ठीक है, क्या स्ट्रगल है, फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में थी 23 मिलियन, जो कि 1789 तक बढ़ के हो गई 28 मिलियन। पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स का डिमांड था वो बढ़ गया। अब ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा खाएंगे, पर जमीन तो थोड़ी बढ़ गई, जमीन तो उतनी ही है, बट डिमांड बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, जमीन उतनी ही है तो ग्रेन्स का प्रोडक्शन कैसे होगा एक्स्ट्रा, जब जमीन उतनी है उतना ही होगा। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड कैसे पूरी करेंगे, तो जितना ग्रेन्स का प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हुआ, और जब वो नहीं हुआ तो ब्रेड का प्राइस बढ़ गया। जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस क्या होगा, सप्लाई जब कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, या जब डिमांड बढ़ेगा तो भी प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप। जो ज्यादातर वर्कर्स थे वो वर्कशॉप्स में लेबरर की तरह काम कर रहे थे, जिनकी सैलरी फिक्स्ड थी। फिक्स्ड सैलरी मतलब महंगाई बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम है, महंगाई बढ़ रही है, उसको ब्रेड जो खरीदना है, जैसे सपोज करो अभी लेते हैं एक ब्रेड आ रहा है 10 रुपए का, ठीक है, और उसकी सैलरी मान लो 100 रुपीज है। ठीक है भाई, हम तो ब्रेड खरीद लेंगे आराम से। क्या होता है, इस ब्रेड का प्राइस बढ़ के हो जाता है 50 रुपीज, और इसकी सैलरी है 100। अब ये 100 में से आधी सैलरी सिर्फ ब्रेड खरीदने में दे रहा है, बाकी इसका काम कैसे चल रहा है वो समझ पाना मुश्किल है। सैलरी फिक्स है बट महंगाई बढ़ गई। ठीक है, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। जिस तरीके से प्राइस बढ़े उस तरीके से वेजेस नहीं बढ़े। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। अब इससे क्या हुआ, जो गरीब था, ऑलरेडी गरीब है, इसके सिर्फ पहले 90 रुपए बच रहे थे, 90 में भी वो क्या कर पा रहा था क्या नहीं कर पा रहा था पहले ही डाउट था। अब इसके पास सिर्फ 50 बच रहे हैं, अब और पैसा कम बच रहा है। अब ऐसा थोड़ी कि ब्रेड महंगा हुआ है तो बाकी कुछ महंगा नहीं हुआ होगा, ब्रेड महंगा हुआ तो उसकी वजह से बाकी चीजें भी महंगी हुई हैं। इसका मतलब ये 50 भी उस कुछ काम के लायक नहीं है। तो गरीब जो है वो और गरीब हो गया, भले उसकी इनकम नहीं चेंज हुई, इनकम कम नहीं हुई, लेकिन जो उसकी वैल्यू थी मनी की वो घट गई। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन जिसे हम महंगाई कहते हैं उसका मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, जब हम मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, 100 रुपए बराबर ना हो, जिस 100 रुपए में तुम 10 ब्रेड ला पा रहे थे अब 100 रुपए में सिर्फ 2 ब्रेड ला पा रहे हो, तो यहाँ पर मनी की वैल्यू घट गई है, उसकी सैलरी नहीं घटी है। ठीक है, इस तरीके से गरीब और गरीब होते गए, और जो अमीर और गरीब के बीच में डिस्टेंस था वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल reduced द हार्वेस्ट। और चीजें और बुरी हो गई जब कभी ड्रॉट आ जाए, सूखा पड़ जाए, या हेल्स आ जाए मतलब पत्थर पड़ जाए, ठीक है, ओले पड़ जाए, तो उनकी जो पहले भी फसल की शॉर्टेज चल रही है, फसल वैसे भी नहीं है, और बर्बाद हो गई और महंगाई बढ़ जाएगी। एंड दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम।
अब इससे क्या हुआ, एक सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया जो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था ओल्ड रेजिम में। ओल्ड रेजिम मतलब 1789 से पहले ये चीज बहुत कॉमन हो गई थी, तो ये चलती आ रही थी। सबसिस्टेंस क्राइसिस का क्या मतलब है, एक ऐसी सिचुएशन, एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड, जहां पर बेसिक नीड्स ही, बेसिक जो लिवलीहुड के लिए चाहिए, जिंदा रहने के लिए छोटी चीज ही चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। खाने के लिए एक ब्रेड चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सो इतना ही था इस वीडियो में। हाँ, इस लेक्चर में इतना ही था, आगे हम देखेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कैसे मिडिल क्लास का राइज हुआ और मिडिल क्लास ने क्या क्या डिमांड्स रखी, और कैसे फ्रांस की सोसाइटी यहाँ से थर्ड स्टेट में जो डिवीजन था उसको कैसे कैसे खत्म करते करते एक हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मोटो तक पहुंचेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो ये डिस्क्रिमिनेशन तुम्हें दिख रहा है, भेदभाव दिख रहा है, ऊंच नीच दिख रहा है, वो कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फिर इक्वालिटी आती है फ्रांस में। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना बाकी लोगों के साथ भी, ताकि वो देख सकें कि क्या है इस चैनल पे अवेलेबल और क्या उनके ये काम का है या नहीं। ठीक है।